नमस्कार, आपड़ो उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, करती है और करती रहेगी। जो काम बीजेपी ने किया वो काम आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। सुनिए। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक जो भी काम हुआ है केवल भाजपा के शासनकाल में हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल हो या नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल हो या वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जो काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए वो 5 वर्षों में जो उत्तराखंड के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं वो कामों को भी जनता के सामने ले जाएंगे, आम जनता के सामने, सामान्य जनता के सामने। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही उत्तराखंड बना था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको संवारने का काम हो रहा है। पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। जो भी काम आज, चाहे हम सड़कों की बात करें, हवाई सेवाओं की बात करें या रेल सेवा की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। किया है, करती है, करेगी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो 4 धामों पर 4 पुष्प अर्पित करेंगे। सुनिए। हमारे राज्य के 4 पूजनीय स्थल हैं, वंदनीय स्थल हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो 4 धाम और 4 धाम के उपासकों को कांग्रेस की जो नई सरकार आएगी इन 4 कामों के रूप में, 4 वादों के रूप में 4 पुष्प अर्पित करेगी। गैस सिलेंडर के दाम आपने 500 रुपये बोले सरकार आने के बाद, ये संभव है, इसीलिए हमने पूरा गणित लगा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर गहमा गहमी अपने चरम पर है। यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में 10 फरवरी से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगाती दिख रही। तो वहीं उत्तराखंड में नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 4 दिन का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में सीटों को लेकर माथापच्ची अभी भी जारी है। दोनों ही पार्टियां दूसरी लिस्ट जारी नहीं कर पाई हैं। उत्तर प्रदेश में भी देखिए वही काम कर रहे हैं, पिछले समय भी किए, उसके पहले भी किए थे और अभी भी वही कर रहे हैं। इसके अलावा इसके पास कोई और फार्मूला नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप जिसको डर बता के आप वोट ले लिए, धर्म के आधार पे आप वोट ले लिए, जाति के आधार पे वोट लिए, लेकिन आपको तो सत्ता मिल गया, लेकिन वोट देने वाला उसको क्या मिला? सवाल इस बात का है। यदि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है तो हिंदुओं को मिला क्या है? केवल भय के, उसको डरा डरा के वोट दे रहे हैं। आपको खतरा है, आपको खतरा है, आपको खतरा है, लेकिन उसको मिला कुछ नहीं है। मिला किसको? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। अभी जिस प्रकार से सांप्रदायिकता के जहर बोने की कोशिश की, धर्मांतरण के जहर बोने की कोशिश की, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरह ये लोग पराजित हुए हैं। देश के अब जनता इनके चालों को अब समझ गई है और धीरे धीरे समझती भी जा रही है। मैं समझता हूं कि आज मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी पर मोदी सरकार मौन है। ये बात उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में कही। दरअसल उन्होंने यहां उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का कैंपेन थीम, कैंपेन सॉन्ग और उत्तराखंड स्वाभिमान, 4 धाम 4 काम का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के इंटरनेट मीडिया के व्हाट्सएप प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं। सुनिए। चुनाव हुए तो वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से हमने, वहाँ की जनता की डिमांड के हिसाब से हमने घोषणा पत्र जारी की और उसको हम पूरा कर रहे हैं। पंजाब में अभी, अब पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं, गोवा में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आपके प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के हमारे नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया है। तो इसका मतलब यहाँ हुआ, इसका वहां भी होगा, ऐसा नहीं है। और ये मैं हर जगह सुन रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से मेरे सवाल करवाते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप उसकी कहने से कर रहे हैं, लेकिन यदि ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे
और राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी होगा तो सारे पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड के चुनाव का घोषणा पत्र है और इसलिए ये सारी बातें मंदी का असर है। आप किसी भी एजेंसी सर्वे करा लीजिए या टेलीफोन पे पता कर लीजिए, किसी व्यापारी से, उद्योगपति से, आम जनता से, मंदी का असर छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। 22 लाख किसानों को 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी कर रहे हैं। किसान आज हर प्रकार से संपन्न हुए। उसी प्रकार से अभी हमारे राज्य में बहुत जल्दी हम भूमिहीन श्रमिकों को भी 6000 रुपया देने जा रहे हैं, मजदूरों के भी 13 लाख जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता दिया जा रहा है। तो वहाँ मंदी का पहली बात यह है जो आपने कहा ना ये कैसे होगा। हमारे पास जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ है जिसमें जो बातें कही गई वो कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए वहाँ किसानों के रेट माफी हुई कि नहीं। वहाँ 2500 रुपए क्विंटल अभी धान खरीदी हो रही, अभी इस महीने के आखिरी तक के धान हमने तो पानी गिरा तो उसको 7 फरवरी तक बढ़ाया। वहाँ धान खरीदी चल रहा है नहीं चल रहा है। पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा, उसके पहले 83 लाख। देखिए यहाँ 56,000 करोड़ का बजट बता रहे हैं, मैंने 1 लाख करोड़। तो भैया यहाँ तो 2500 नहीं बोल रहे ना, यहाँ तो आपको 40,000 और 500 के नीचे गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो वो अर्थव्यवस्था हमने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कर रहे, कहाँ 2500 रुपए दे रहे दोगे। और आज पूरे 3 साल बीत गए हैं, वहाँ किसानों से पूछ लिया 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी हो रही, इतनी हो रही पूरे देश में सबसे ज्यादा। भारत सरकार तो समर्थन मूल्य खरीदी नहीं कर पा रही है। रायपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ ने आज तहसील पहुंचकर नामांकन किया। हालांकि कोविड और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मद्देनजर सिर्फ 3 लोगों को ही नामांकन कक्ष में जाने की इजाजत थी। वहीं नामांकन कराने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उमेश शर्मा काऊ ने अपनी जीत को आश्वस्त बताया और कहा कि उनकी सभी रायपुर के मतदाताओं से अपील है कि आगामी 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एक बार फिर बीजेपी को जिताएं। करा दिया है, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और संगठन का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान देके मुझे चुनाव में भेजा है। और अपने क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि जब भी सर्वे हुआ उसमें उन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पर रामनगर में भारतीय जनता पार्टी ने फिर 5वीं बार दीवान सिंह बिष्ट पर भरोसा जताया। वहीं विधानसभा 2022 का चुनाव नामांकन करने पार्टी समर्थकों के साथ दीवान सिंह बिष्ट भी पहुंचे। आपको बता दें कि दीवान सिंह बिष्ट इससे पूर्व में 4 चुनाव रामनगर विधानसभा से लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें 2 चुनाव में हार तो 2 चुनाव में जीत मिली है। दीवान सिंह बिष्ट ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो कार्यकर्ताओं और जनता के सहयोग से चुनाव में है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार पुनः बनने जा रही है। आज 24 तारीख को हमने विधानसभा रामनगर के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सब ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज नामांकन किया है और एक अच्छे माहौल में किया है और हम इस समर में जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। जिस प्रकार से माहौल आज पूरे विधानसभा है, पूरे प्रदेश में। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ, सभी राजनीतिक दल के नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों से समर्थन मांग रहे। इसी कड़ी में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा देवप्रयाग से बीजेपी प्रत्याशी विनोद कंडारी ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान विनोद कंडारी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, जिसके तहत लगातार बीजेपी में लोगों को जोड़ने का सिलसिला भी जारी है। भ्रमण के दौरान बीजेपी प्रत्याशी विनोद कंडारी ने विधानसभा देवप्रयाग के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई। प्रथम अपने भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का धन्यवाद करता हूं
अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का दोबारा यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। और निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल है। हमारी सरकार ने जो 5 साल में काम किया उसका बहुत अच्छा माहौल है। आपने देखा हो कि हमारे अभी देखा गन्ना भाई जो 35 साल से कांग्रेस में कार्य कर रहे थे और आज वो आया क्या है कि कंडारी जी मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो देखिए कि जितने पुराने लोग दूसरी पार्टियों में थे वो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 के चंद दिन बचे, ऐसे में सियासी दलों में उठापटक का दौर शुरू हो गया। अब कांग्रेस से टिकट न मिलने पर पूर्व विधायक नारायण पाल ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक नारायण पाल ने अपने कार्यालय किच्चा रोड स्थित पाल कॉलेज में अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की। वहीं बैठक के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए सितारगंज से 2 बार विधायक रहने के बाद और विगत 10 वर्षों से लगातार सितारगंज में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है, लेकिन कांग्रेस संगठन ने मुझे टिकट लेने योग्य भी नहीं समझा, जबकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने आश्वस्त किया था कि आप क्षेत्र में जाकर कार्य करें। वहीं नारायण पाल के समर्थक लगातार चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में नारायण पाल निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस की सितारगंज विधानसभा में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये जनता जो आई है ना, ये सब लोग इसीलिए आए हैं, इन्हें सबका आग्रह भी है कि चुनाव लड़ना है। मैं सारे कोने जो हैं वो बांध कर फिर मैं डिक्लेयर करूंगा कोई भी चीज़। अभी तो ये जैसे बैठे हैं आप देखो कि मेरी इनसे बात भी नहीं हो रही है। बैठे हैं, सम्मान में बैठे हैं, प्रतीक्षा में बैठे हैं, सम्मान में बैठे हैं, निर्णय के इंतजार में बैठे हैं तमाम। तो मैं एकदम किसी बात को एकदम नहीं कह सकता हूँ, जनता के हिसाब से ही करूँगा। मेरा भविष्य तो खराब कर ही दिया। अब जनता के हाथ में है कि जनता चाहेगी तो सही कर देगी और नहीं तो। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। संजय निरुपम ने सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और अस्थिरता का आरोप लगाते हुए कहा कि हरीश रावत सरकार में बेरोजगारी की दर न्यूनतम स्तर पर थी, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड राज्य में बढ़ी है। संजय निरुपम ने दावा करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, जो प्रदेश में युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगी। हरिद्वार के स्थानीय मुद्दों पर भी संजय निरुपम ने विधायक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को घेरा। रोजगार मिले, एक यूथ को रोजगार मिले, इसका पक्का वादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के सारे नौजवान साथियों को हम करना चाहते हैं। बहुत जल्दी जब मैनिफेस्टो आएगा। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में ज्वालापुर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौर ने राजनीतिक छवि खराब करने वालों के विरुद्ध एसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की। आपको बताते चले कि ज्वालापुर विधायक ने शिकायत पत्र के माध्यम से बताया कि उन पर एक झूठा मुकदमा चलाया गया था, जिसकी विवेचना में सभी आरोप झूठे पाए गए। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि वर्तमान में 27 ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होने के चलते कुछ अराजक तत्वों के द्वारा उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही, साथ ही उनकी राजनीतिक छवि को भी बिगाड़ा जा रहा है। इसमें जो वर्तमान प्रत्याशी और जो विधायक हैं, इन्होंने एक यहाँ पर तहरीर दी है, जिसमें इन्होंने कतिपय लोगों पर उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है और उनकी मानहानि का आरोप लगाया है। तो इस प्रकरण में हम जांच करके जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैंने भारतीय जनता पार्टी का जब से मैं प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ, कुछ असामाजिक तत्व मेरे को मेरी सामाजिक और राजनीतिक छवि को खराब करना चाहते हैं। माननीय डीआईजी महोदय को मैंने अपना पत्र दिया है कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए थे उसको पुलिस ने एफआईआर लगा के भेज दिया था, उसके बावजूद वो मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र था। उसके बावजूद भी महिला ने भी
गुरुवार होते हुए रविदासाचार्य की हैसियत से मेरे से माफ़ी मांगी मीडिया के माध्यम से। और मेरा ये कहना है कि जो लोग इस तरह के लोग मेरे सामाजिक छवि को ख़राब कर रहे हैं, राजनीतिक छवि को ख़राब करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। और जहाँ तक मानहानि की बात होगी, मैं कोर्ट के द्वारा ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मुझे बदनाम करने का प्रयास करेंगे या साजिश करेंगे, उनके विरुद्ध में न्यायालय में जाऊंगा और उनके विरुद्ध मानहानि का दावा करूंगा। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर हमारी ओर से बख्शा नहीं जाएगा। आपने बिल्कुल सच पर कहा, हम इसकी जांच करा रहे हैं और वो निरंतर जो FIR लगाई थी कोर्ट के द्वारा, जो दोबारा से कहा गया, उसकी भी जांच जल्दी से जल्दी करा कर भेजेंगे। और आपके साथ जो लोग इस तरह के कृत्य कर विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जिले के 6 विधानसभाओं के लिए ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन रविवार को संपन्न हुआ। नए कलेक्ट्रेट भवन में हुए इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी DM वंदना सिंह ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऑनलाइन प्रथम रेंडमाइजेशन किया जा रहा है। इसके बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीन आवंटित की जा रही है। आज जो मतदान प्रक्रिया के अंतर्गत ईवीएम मशीनें और वीवीपैट मशीनें विधानसभावार जाएंगी, उनका प्रथम रैंडमाइजेशन राजनीतिक दलों की उपस्थिति में आज जिला कार्यालय में किया गया है। पूरे जनपद में कुल 1350 BU, 1350 CU और 1456 वीवीपैट को रैंडमाइज करते हुए विधानसभावार आवश्यकता के अनुसार इसको अलॉट किया गया है। और लालकुआं पुलिस की ओर से लगातार चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाली गाड़ियों की कड़ाई से चेकिंग की जा रही। सभी चेक पोस्ट पर स्थानीय पुलिस के अलावा CRPF के जवान और कई विभाग की कंपनियां चेकिंग अभियान में मुस्तैद नजर आ रही। इसी कड़ी में हरवंश सिंह SP सिटी ने खुद मौके पर पहुंचकर तमाम गाड़ियों को रुकवाया और उनकी चेकिंग की। SP सिटी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव के दौरान 50,000 से ज्यादा रुपए ले जाया हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो हमारा चेक पोस्ट है सुभाष नगर का, यहाँ पर आया हूँ। जितने हमारे सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल्स हैं और पैरामिलिट्री के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स हैं, सबको ब्रीफ किया गया है कि यहाँ बैरियर पर किस प्रकार की चेकिंग होनी है और किस तरीके से चेकिंग होनी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा पुलिस बल है और CRPF के जवान हैं, सब लोग अलर्ट हैं। अच्छे से चेकिंग की जा रही है। तो वस्तु किसी के पास से या कुछ भी प्राप्त होता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर रोशनाबाद हरिद्वार से है, जहां आज चल रही नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। SP सिटी स्वतंत्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन स्थल से पहले बनाए गए बैरियर पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात है। उन्होंने कहा कि नामांकन भरने के लिए आने वाले प्रत्याशी नियमों का पालन कर रहे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक प्रत्याशी के साथ 2 अन्य व्यक्तियों को जाने की इजाजत दी जा रही, लेकिन नामांकन स्थल तक पहुंचने से पहले 3 जगहों पर चेकिंग के पश्चात नामांकन स्थल पर प्रत्याशी पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पे बैरियर पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है और नामांकन कराने जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वो कोविड नियमों का और जो चुनाव आचार संहिता के नियम है उनका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। कैंडिडेट के साथ 2 प्रस्तावक अंदर अलाउ किए जा रहे हैं और वही केवल जा रहे हैं। इसके अलावा बाहर भी जो लोग हैं उनको कोविड नियमों के अनुपालन के लिए लगातार हिदायत भी दी जा रही है और उनके द्वारा किया भी जा रहा है। अभी तक जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं वो भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं लेके आ रहे हैं और अंदर जो लगभग 3 जगह हमारी चेकिंग चल रही है। यहाँ से मेन गेट से पहले चेकिंग प्रिस्किंग करके उनको अंदर भेजा जा रहा है, फिर अंदर जो गेट है वहाँ भी चेकिंग करके फिर उसके बाद प्रस्तावक के साथ
प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रतिबंधों की अवधि को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया। इसके तहत प्रदेश में 31 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के अलावा राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई जा रखी है। कोरोना के मद्देनजर सभी शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। जहां एक तरफ चुनावी मौसम में लोगों में खास माहौल नहीं दिखाई दे रहा, वहीं कोविड को लेकर लोग सतर्क दिख रहे। अल्मोड़ा में कड़ाके की ठंड के बीच 12 से 18 और बूस्टर डोज को लेकर लोगों की वैक्सीनेशन सेंटरों में भीड़ दिखाई दी। हालांकि जनपद में लगभग वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। जो लोग छूट चुके हैं उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। कोविड को लेकर प्रदेश भर में लोग सतर्क दिखाई दे रहे हैं और इसको लेकर वैक्सीनेशन सेंटरों में भारी भीड़ देखने को मिली, जहां पर लोग बड़ी तादाद में पहुंचे वैक्सीनेशन के लिए। हालांकि देश भर में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा और इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी तरफ से प्रयासरत हैं कि किस तरीके से कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। वहीं पर लोगों में भी इस बात की मुस्तैदी दिखाई दे रही है, जहां पर लोग भारी संख्या में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक है और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर वैक्सीन की डोज ले रहे। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही। बता दें कि हल्द्वानी में तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा। तापमान में गिरावट से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। देश भर में कड़ाके की ठंड है, जिसको लेकर लोग कहीं ना कहीं परेशान नजर आते हैं। एक तरफ बारिश, ओला और दूसरी तरफ भयंकर ठंड, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। हल्द्वानी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां मूसलाधार बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही। हालांकि अभी हल्द्वानी में तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा हुआ है। तापमान में गिरावट से लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। देश भर में ठंड का कहर जारी है और ये सबसे ज्यादा ठंड पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही, जहां पर ऊंचे पहाड़ी इलाके जो हैं वहां पर ठंड का प्रकोप इतना ज्यादा है कि लोग परेशान हैं। हालांकि अभी कहा नहीं जा सकता कि इस ठंड से कब तक निजात मिल सकती है, लेकिन फिर भी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयासरत हैं कि किस तरीके से ठंड से बचा जाए। और इसके मद्देनजर लोग अलाव भी जलाते हैं घरों में और घरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। तापमान में गिरावट से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। एक तरफ जहां बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली थी, वहीं पर दूसरी तरफ ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।